प्रकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका शाहिद फयाज साकी, और जो आज हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है, बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के बारे में। जो शेक्सपियर है वो पैदा कहाँ पे हो, उसका जो बैकग्राउंड है, उसने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या किया है और कौन कौन सी वर्क लिखी है। जो ये टॉपिक है विलियम शेक्सपियर के, जो ये बायोग्राफी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो नेट सेट यूजी पीजी एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो विलियम शेक्सपियर है। तो पहला जो हमारा ये है कि विलियम शेक्सपियर पैदा कब हुआ है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। मतलब कि जो डेट हमारे पास जो है वो 23 अप्रैल 1564 है, लेकिन ये भी मतलब पूरा हम श्योर नहीं है कि यही डेट है, लेकिन माना जाता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि ये वाला डेट है। और इस दिन जो विलियम शेक्सपियर है उसने जन्म लिया है, ठीक है। कहाँ पे जन्म लिया है उसने, विलियम शेक्सपियर ने? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। जो ये स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। जो ये स्ट्रैटफोर्ड है ये एक विलेज का नाम है, और जो ये एवन है ये एक रिवर का नाम है, ठीक है। तो जो ये रिवर है ये इसी विलेज से गुजरता है, ठीक है, इसी विलेज से जाता है। तो वहां पे एक दरिया का किनारा था, ठीक है। तो वहां पे विलियम शेक्सपियर रहा करता था, ठीक है। तो वहां पे उसका मकान है, तो उस विलेज को हम आज इस नाम से जानते हैं, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। तो आज ये जगह, उस जगह स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये इंग्लैंड में इस टाइम टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। ये ब्यूटीफुल प्लेस है इंग्लैंड में, ठीक है, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर पैदा हुआ। और जो विलियम शेक्सपियर है वो वहीं पर भी, कहाँ पे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही वो बुरीड भी है, ठीक है, दफन भी वहीं पे है। तो जो ये विलेज की आज टूरिस्ट स्पॉट है। उसके बाद जो बैप्टिज्म है ना, बैप्टिज्म जो बाइबल कंसेप्ट है, जो बैप्टाइज करते हैं आफ्टर, जब इनकी बर्थ होती है, जो क्रिश्चियन कोई होता है ना, उसकी जब बर्थ होती है तो आफ्टर बर्थ उसको एक चर्च में लिया जाता है, वहां पे उसको मतलब वो नहा किया जाता था, ठीक है। मतलब स्नान सिमान आफ्टर बर्थ उसमें मन स्नान कर इलम जवान होइस, तो तुम उसमें पर स्नान करना था, स्नान से बैप्टाइज करना, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर को कहां पे बैप्टाइज किया गया? इसको होली ट्रिनिटी चर्च में, जो वहीं पे, कहां पे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही जो एक चर्च था, और उसी चर्च में इसको क्या बैप्टाइज किया गया। कब बैप्टाइज किया गया? वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564 में इसको बैप्टाइज किया गया, ठीक है। तो जो विलियम शेक्सपियर का जो फादर है, वो उसका फादर है जॉन शेक्सपियर, ठीक है। और इसकी मदर जो है ना वो है मैरी अर्डन, ठीक है। मैरी अर्डन इसकी मदर है और फादर इसका जॉन शेक्सपियर है, ठीक है। तो ये जॉन शेक्सपियर जो था ना, इसका फादर, इसका थर्ड चाइल्ड था, ठीक है, मतलब तीसरे नंबर पे था। जैसे मेरे घर में मैं पहला हूँ, उसके बाद मेरी सिस्टर है, तीसरा मेरा ब्रदर है, ऐसे ही विलियम शेक्सपियर भी थर्ड नंबर पे मतलब आता है, ठीक है। तो शेक्सपियर को इंग्लैंड का जो नेशनल पोएट है ना, वो शेक्सपियर को ही माना जाता है। और इसका जो दूसरा भी नाम है वो बार्ड ऑफ एवन है, ठीक है। द बार्ड ऑफ एवन, वो भी शेक्सपियर है। और द बार्ड भी इसको कुछ किताबों में लिखा गया, द बार्ड, वो भी शेक्सपियर को कहा गया, ठीक है। नेशनल पोएट भी यही, अगर कभी सवाल आए, इंग्लैंड का नेशनल पोएट जो है ना वो विलियम शेक्सपियर ही है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इन 1577 में जो विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई है। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जब इसको मतलब घर की हालात, माशी हालात ठीक नहीं थे, तो इसने क्या किया, विलियम शेक्सपियर को अथ हालतस में क्रिटिकल सिचुएशन फाइनेंशियली उस मतलब साउंड उस तो क्या फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ये अथ हालतस में खानदर करन, केमिस खानदर करन एनी हैथवे से खानदर करन, का करन नवंबर 1582 में, नवंबर 1582 में ये शादी कर लेता है एनी हैथवे से, ठीक है। तो जब ये शादी उससे कर लेता, उस टाइम जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर की एज 18 होती है, और जो हैथवे होती है ना उसकी एज उस टाइम 26 होती है, ठीक है। तो जब इन्होंने शादी कर ली है हैथवे से शेक्सपियर ने, तो उसके बाद इनका जो मतलब बच्चे हैं, एक जिसका नाम है सुसाना है, ठीक है। और दूसरे उसके बाद उसको ट्विन्स थे, मतलब यमजाई दुकड़, ठीक है, उसको हैमलेट। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, ये हैमलेट है ना हैमलेट है। हैमलेट एक प्ले है शेक्सपियर का, ठीक है। तो ये वो वाला हैमलेट नहीं, ये हैमलेट है, HAMNET, हैमलेट एंड जूडिथ। जो हैमलेट एंड जूडिथ है ये टोबेनिस है,
तो आफ्टर सम टाइम जो हैमलेट है, हैमलेट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे हैं शेक्सपियर के, जो मतलब उसकी जो बीवी थी एनी हैथवे, ठीक है। उसके बाद बात हम करते हैं इसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। इसने क्या किया, 1587 में इसने अपना शहर छोड़ दिया। कौन सा शहर? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो शहर इसका था विलियम शेक्सपियर का, वो इसने छोड़ दिया कि लंदन चला गया। क्यों लंदन में चला गया? मैं आपको एक बात पहले बोलूं कि जो शेक्सपियर है वो राइटर से मतलब ज्यादा वो बिजनेस वाला कंसेप्ट रखा करता था, ठीक है। ये पैसों के पीछे ज्यादा पड़ता था, ठीक, मतलब पर्सन को ज्यादा पैसा जीतना, बिजनेस करना, ठीक है। तो उसने ज्यादा मतलब राइटिंग को फोकस करना बिल्कुल ठीक है। तो शेक्सपियर का मानना भी यही था कि जो मतलब लिटरेचर है, जो मेरी राइटिंग है, ये एक बिजनेस है, ठीक है। वो लिखा करता था प्लेज, फिर खुद ही उन पे एक्ट करता था, ठीक है। किसी थिएटर में एक्ट करता था टू अर्न मनी, बस ये इसका कांसेप्ट था, खाली पैसा जीतना, ठीक है। तो ये पैसा जीतने के लिए कहां पे गया? लंदन में गया। जब भी लंदन में गया तो वहां पे बड़े बड़े राइटर्स थे, जैसे बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रेनी था, ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रेनी और बेन जॉनसन ने क्या किया, इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो ये ऑब्वियसली जब एक बड़ा राइटर किसी छोटे बंदे को मतलब क्रिटिसाइज करेगा तो लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो ही जाएगा कि आखिरकार ये बंदा कौन है। जब बेन जॉनसन ने शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो जो बाकी लोग हैं, एविडेंस का जो मतलब जो अटेंशन है ना, वो डाइवर्ट हो गया, आखिर ये विलियम शेक्सपियर है कौन, ठीक है। जब रॉबर्ट ग्रेनी ने मतलब क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो लोगों का जो अटेंशन है वो इस पे पड़ गई, आखिर ये शेक्सपियर है कौन, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने शेक्सपियर को ढूंढना शुरू किया, ठीक है। जब लोगों ने शेक्सपियर को ढूंढना शुरू किया तो शेक्सपियर फेमस हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया लंदन में, ठीक है। तो जो ये पहला जो बेन जॉनसन है उसने उसको क्रिटिसाइज किया। बेन जॉनसन ने उस टाइम उसको एक फ्रेज लिखी है जो शेक्सपियर के बारे में है, वो ये है कि he knew small Greek and less Latin, ठीक है। ये लाइन जो इसने बेन जॉनसन ने लिखी है शेक्सपियर के बारे में। तो उसके बाद जो रॉबर्ट ग्रेनी है, रॉबर्ट ग्रेनी ने भी क्या, उसने एक पॉम्पलेट लिखा है जिस पॉम्पलेट का नाम है ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, ठीक है। ये पॉम्पलेट उसने लिखी है, उस पॉम्पलेट में एक फ्रेज है एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्रू। ये एन ऑब्स्ट्रैक्ट क्रू हो क्या हो गया कि ये छोटा कौवा हमारे पंखों पे उड़ रहा है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट ग्रेनी है उसने ये कहा है कि जो विलियम शेक्सपियर है ये छोटा कौवा है और ये हमारी पंखों पे उड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये हमें कॉपी कर रहा है, हमसे मतलब कंटेंट चुरा के लेता है, तो ये कोई कुछ भी नहीं है विलियम शेक्सपियर। तो जब इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया इंग्लैंड में। उसके बाद क्या हुआ है, जो रॉबर्ट ग्रेनी था ना, रॉबर्ट ग्रेनी खुद यूनिवर्सिटी विट्स जो मैंने ऑलरेडी मतलब बताया भी है, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी विट्स था ये एक ग्रुप था, राइटर्स का ग्रुप था, इसमें 7 राइटर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया था यूनिवर्सिटी विट्स के, और ये भी माना जाता है अगर यूनिवर्सिटी विट्स ना होती तो शेक्सपियर भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मेंबर था, कौन? रॉबर्ट, उसमें एक मेंबर था, किसमें? यूनिवर्सिटी विट्स में। तो रॉबर्ट ने उस टाइम उसको कहा, विलियम शेक्सपियर को कहा कि ये प्लेगरिस्ट है। प्लेगरिस्ट का मतलब है कि ये कॉपी कर रहे हैं, प्लेजरिज्म, जो किसी की वर्क चुरा ले, जो कॉपी पेस्ट करे, ठीक है। ये रॉबर्ट ग्रेनी ने इसको बोला कि जो विलियम शेक्सपियर है वो प्लेगरिस्ट है, ठीक है। ये कभी-कभी सवाल आता है कि किसने इसको प्लेगरिस्ट कहा? रॉबर्ट ग्रेनी ने, जो कि खुद यूनिवर्सिटी विट्स का एक मेंबर भी था, ठीक है। तो 1592 में क्या हो गया? 1592 में उसने विलियम शेक्सपियर ने लंदन में एक्टिंग एंड राइटिंग करना शुरू किया। ये खुद ही लिखता था और खुद ही एक्टिंग भी करता था, मतलब कोई इसने ड्रामा लिखा है कि उस ड्रामा में खुद ही एक्टिंग करता था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला इसको पैसों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। मतलब ये उसमें ज्यादा आसान। तो लंदन में ये टिल 28, जब ये 28 साल का हुआ तो ये लंदन में ही क्या एक्टिंग एंड राइटिंग करता था, ठीक है। खुद ही लिखता था, खुद ही मतलब एक्टिंग उसमें करता था और पैसे कमाता था, ठीक है। और उसका जो मतलब अच्छा खासा ग्राउंड था लिटरेचर में, बहुत ज्यादा अच्छा, फेमस भी मिली, पैसे भी मिले, बहुत ज्यादा, मतलब जो विलियम शेक्सपियर वो फेमस हो गया। तो ऑन दैट टाइम जब 1592 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एक क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ के सामने, मतलब क्वीन एलिजाबेथ ने इसको बुलाया था, 3 बार बुलाया था, और विलियम शेक्सपियर ने क्वीन एलिजाबेथ के सामने 3 बार एक्ट किया है, मतलब 3 बार एक ड्रामा को परफॉर्म किया है,
खुद ही उनमें उसने एक्ट किया है। उसके बाद क्या हो गया, जो विलियम शेक्सपियर है ये इन नामों से लंदन में फेमस हो गया कि विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, थिएटर ओनर भी हैं। जो ये थिएटर ओनर है इस पर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, और बिजनेसमैन भी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विलियम शेक्सपियर है ना वो ज्यादा मतलब बिजनेस माइंड उसने में ज्यादा सोच ज्यादा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसने क्या किया है, उसने 1592 में उसने एक कंपनी ज्वाइन की है। ये कंपनी लंदन में थी। इन 1592 में इसने क्या किया, विलियम शेक्सपियर ने वहां पे एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था लॉर्ड्स चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है, ये कंपनी थी। तो इसको बाद में किंग्समैन भी नाम रखा गया, किसको, इस कंपनी को रीनेम किया गया इसको, ठीक है, लेटर नोन एज किंग्समैन, ठीक है। तो जो ये किंग्समैन था ना, ठीक है, जो ये लॉर्ड्स चैम्बरलेन जो मैन जो ये कंपनी थी, इस कंपनी ने एक थिएटर वहां पे ओपन किया है जिसमें खुद शेक्सपियर शेयर होल्डर भी था। उस कंपनी का नाम द ग्लोब थिएटर था। इसको खोला गया था 1599 में। ये लंदन का सबसे बड़ा थिएटर माना जाता था उस वक्त, ठीक है। तो इस थिएटर का ग्लोब थिएटर का जो शेयर होल्डर था ना वो विलियम शेक्सपियर खुद भी था, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली इसको आग लग गया, इस थिएटर को आग लग गया, ठीक है, मतलब ये राख हो गया। इस थिएटर को, द ग्लोब थिएटर को आग लग गया 1613 में। और आग कब लग गया, जब इस थिएटर में विलियम शेक्सपियर का ही ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, जिस ड्रामा का नाम हेनरी VIII था। ये इसकी प्ले, हिस्टोरिकल प्ले है। उसको प्ले उस टाइम परफॉर्म किया जाता था जब थिएटर में आग लग गया। तो जब इसको विलियम शेक्सपियर को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद इसका जो सेहत, मौशी हालत वो बिल्कुल ठीक नहीं, इसका सेहत बिगड़ गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, 1614 में इसको रिबिल्ड किया गया था। इस द ग्लोब थिएटर को रिबिल्ड किया गया था कब, 1614 में। और आफ्टर 3 इयर्स, जब 1614 के बाद 3 साल हो गए, तो 23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, कुछ क्रिटिक्स का मानना ये भी है, कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि जब इसको थिएटर को आग लगे, इसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इसकी मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो गया वगैरह, सेहत बिगड़ गया, तो उसकी वजह से इसको फिर क्या लास्ट में डेथ हो गई। इस पर जो ये डेट है ना 23 अप्रैल 1616 जो ये डेट है इस पर मैं बात करूंगा कि ये एग्जैक्ट डेट है विलियम शेक्सपियर का, क्या इसी दिन मर गया, ये बाद में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नोट एक याद आप रखो कि इसको दफन किया गया 15 अप्रैल को। अब ये सवाल बनता है, अब अगर ये नहीं 25 सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 25 अप्रैल को इसको सवाल ये बनता है कि अगर ये 23 अप्रैल को डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, तो दफन इसको क्यों 25 अप्रैल किया गया, ये सवाल है। उस टाइम एक रिलीजियस कंसेप्ट था बाइबल में, ठीक है, जो ओल्ड टेस्टामेंट था, उसमें यह लिखा था कि जब बंदा मर जाएगा, मरने के बाद इसको 2 दिन बाद दफनाया करो, ठीक है। ये उस टाइम मतलब उनका रिलीजियस कंसेप्ट था। ये लिखा इंसान मरेगा, इनसे 2 दिन बाद दफन करना, ठीक है। अब वनीले मूद का ये वाला डेट जो है ना, कौन सा, 25 अप्रैल 1616 ये लिखा है, ये किताबों में मेंशन है। तो इससे पता चलता है कि जब शेक्सपियर को 25 अप्रैल को दफनाया गया, तो दफनाने से पहले 2 दिन इंसान मरता था, ठीक है, मतलब दफनानो ब्रोमोट उस इंसान जुदो आसन इथे पैठन से दोन इथे पैठ था पता से दफनावन, ठीक। तो ये 25 अप्रैल 1616 ये डेट छु मिलन आज तो पाने फिक्री ते शेक्सपियर मूद का 23 समझ आई बात। तो उसके बाद इसको 2 दिन के बाद दफनाया गया। ये उनका रिलीजियस कंसेप्ट ऑन दैट टाइम था, ठीक है। ये ओल्ड मतलब टेस्टामेंट में इसको कहां पे इसको दफनाया गया, इसको वहीं पे दफनाया गया, होली ट्रिनिटी चर्च में इसको दफनाया गया विलियम शेक्सपियर को, जो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में ही है, ठीक है। तो उसकी कवर पे कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे हम भी लिखते हैं, मतलब कोई शहीद होता है वगैरह, ठीक है, तो उसकी मतलब कवर पे हम कुछ लाइंस वगैरह लिखते हैं। तो शेक्सपियर की कवर पे आज भी ये 4 लाइंस जो है ना ये लिखी हुई है। क्या है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक फोबिया टू dig the dust and close it here,
Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. ठीक है, ये असल में बद्दुआ है शेक्सपियर का। ठीक है, इसने बोला कि अगर मेरी कब्र के साथ कोई ऐसा वैसा करेगा तो उसके लिए बद्दुआ है शेक्सपियर का। ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा। ये शेक्सपियर ने खुद ही लाइन्स लिखी है। तो उसके बाद आफ्टर डेथ जो शेक्सपियर की जो वर्क्स हैं, जो इसने ड्रामास लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, सोनेट्स लिखा तो इसने कुछ नहीं है बेचारे ने। ठीक है, पता नहीं कहां से चुरा के लाया, लिखा तो इसने कुछ नहीं है। अलबत्ता कहा जाता है, ठीक है, शेक्सपियर के बाद जो इसकी वर्क्स हैं, जो इसके टू फेलो एक्टर्स थे, जो इसके साथ एक्टिंग वगैरह करते थे, काम करते थे इसके साथ, शेक्सपियर के साथ। ठीक है, तो इन्होंने इस जो शेक्सपियर है ना, इसकी वर्क्स को कलेक्ट किया है, मतलब जमा करे तुम वर्क्स। ठीक है, तो उसके बाद इनको प्रिंट करवाया, पब्लिश करवाया, कलेक्ट करवाया। वो कौन सा था? जॉन हैमंड एंड हेनरी कॉन्डल। ठीक है, ये दो फ्रेंड्स भी थे और फेलो एक्टर्स भी जो थे, जो इसके साथ एक्टिंग वगैरह करते थे उसमें। ठीक है, इन्होंने कलेक्ट किया वर्क को और वर्क को पब्लिश कर दिया। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ये है कि जो विलियम शेक्सपियर की वर्क्स है ना, ऑन दैट टाइम, उस वक्त जो भी वर्क थी, वो वर्क दो साइज में पब्लिश हुआ करती थी। एक साइज होता था कर्टो और दूसरा फाइल होता था फोलियो। ये बात याद रखो, जो विलियम शेक्सपियर की वर्क्स है ना, वो फोलियो साइज में पब्लिश है। ये याद रखो, ये नेट सेट में भी आता है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है, कुछ लोग इसको 9-11 कहते हैं, बट किताबों में लिखा है 8-10। मैं बाद में समझाऊंगा 8-10 क्या होगा। जो इसकी वर्क्स है, विलियम शेक्सपियर की जो वर्क्स है ना, वो फोलियो साइज में पब्लिश है। ये बात याद रखो। जो कर्टो था ना, कर्टो साइज ओस विड्थ अस किताब आसन 8 आंच, लेंथ अस आसन 2 आंच। यत किताब तेम सातन साइज आसे 8 आंच विड्थ, 2 आंच लेंथ, तथ इस वना निगो कर्टो साइज। ठीक है, यस किताब 9 आंच विड्थ और 13 आंच लेंथ आसे, तथ इस वना फोलियो साइज। ठीक है, और यमजन विलियम शेक्सपियर ने वर्क्स छ तम छ पब्लिश आमस करन फोलियो साइजस। ठीक है, और 3-4 फोलियो साइजन में छ एमसस वर्क आमस पब्लिश करन केमसस जो विलियम शेक्सपियर है। बाद में इनको कैटेगराइज किया गया, वो मैं बाद में समझाऊंगा। जो इसकी जो फोलियोस हैं, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो एंड फोर्थ फोलियो है ना, इनको बाद में कैटेगराइज किया गया कि कौन सा जेनर है इसमें। ठीक है, सोनेट्स कितने हैं, प्लेस कितने हैं, हिस्टोरिकल प्लेस कितने हैं, ड्रामास कितने हैं, ट्रेजेडीज कितने हैं, वो बाद में, मतलब वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। जो पहला फोलियो है उसको 1623 में पब्लिश किया गया, जो सेकंड फोलियो है वो 1632 में पब्लिश किया गया, और जो थर्ड फोलियो है वो 1663 में पब्लिश किया गया, और जो फोर्थ फोलियो है वो 1685 में पब्लिश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, जो पहला फोलियो है, जो फोलियो फर्स्ट है ना, 1623 वाला जो फोलियो है, उसका जो टाइटल था उस फोलियो का, मतलब तत् किताब, उस किताब यत साइजेस में पब्लिश आई करना 1623 में फर्स्ट फोलियो यूज तादोस टाइटल मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। ये उसका फोलियोस टाइटल। ठीक है, गॉडनिकिस फोलियोस उस टाइटल मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। ठीक है, हुआ क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट फोलियो था ना, इस फर्स्ट फोलियो को डेडिकेट किया गया विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट को। ये दो ब्रदर्स थे, इनको फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर ने क्या डेडिकेट किया गया था, किसको? विलियम हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट को। आई बात समझ। नेक्स्ट, जो विलियम शेक्सपियर की वर्क्स हैं, बाद में जो चारों फोलियोस है ना, फोर्थ फोलियोस तक जितनी भी फोलियोस हैं, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो एंड फोर्थ फोलियो, उनको कैटेगराइज किया गया। उसमें निकाले गए सोनेट 154, सोनेट का 54 नेबर, ट्रेजेडीज के 10 नेबर, कॉमेडीज के 7 नेबर, हिस्ट्री प्लेस के 10 नेबर, लॉन्ग पोएम्स के 4 नेबर। ठीक है, ये मेरे कैटेगराइज आया समझ में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनको कैटेगराइज किया गया तो कुछ क्रिटिक्स आ गए जिन्होंने शेक्सपियर को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो क्रिटिक्स हैं, जो मतलब जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को 4 पीरियड्स में इन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्या किया है, इन्होंने विलियम शेक्सपियर को डिवाइड कर दिया गया है। मैंने अलग-अलग क्यों लिखा है ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। जो विलियम शेक्सपियर है ना, विलियम शेक्सपियर ने 2 किंग्स की किंगशिप में काम किया है, ये बात याद रखो। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा।
मेरी उम्र इस टाइम 22 है, ठीक है, 23 है। तो मैंने बहुत सारे किंग्स के अंडरशिप, मतलब उनकी किंगशिप में मतलब मैंने जिंदगी गुजारी है। जैसे मैंने फारूक अब्दुल्ला की किंगशिप देखी है, उमर अब्दुल्ला की देखी है, ठीक है। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर ने जो पहला फेज है और सेकंड फेज है, फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड, वो इसने क्वीन एलिजाबेथ के दौर में गुजारे हैं। और जो थर्ड फेज एंड थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड है ना, वो जेम्स फर्स्ट के दौर में उसने गुजारे हैं, ठीक है। जो पहला फेज है वो 1588 से लेकर 1593 तक है। जो सेकंड फेज है वो 1594 से लेकर 1600 तक है। और जो थर्ड फेज है वो 1601 से लेकर 1608 तक है। और जो फोर्थ फेज इसका है ना, वो 1608 से लेकर 1612 तक है, ठीक है। तो उसके बाद इनको कैटेगराइज क्यों किया गया? फर्स्ट फेज में क्या किया शेक्सपियर ने, सेकंड फेज में क्या किया शेक्सपियर ने, थर्ड फेज में क्या किया शेक्सपियर ने, फोर्थ फेज में क्या किया शेक्सपियर ने, ठीक है। अच्छे से मैं आपको ये समझाऊंगा। जो फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज में विलियम शेक्सपियर लंदन गया, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो इसलिए लंदन गया ताकि वो वहां पे पैसे कमाए, ठीक है, वहां पे बिजनेस वगैरह करे। वो मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया। उसने वहां पे क्या, जब ये लंदन गया, वहां पे यूनिवर्सिटी विट्स थी, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो 7 राइटर्स की जो कमेटी थी, वहां पे ग्रुप था, ठीक है। उसमें एक और राइटर था जॉन लिली। जॉन लिली ने शेक्सपियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जब जॉन लिली ने इन्फ्लुएंस किया विलियम शेक्सपियर को, तो इस वाले फेज को क्रिटिक्स ने बताया कि ये वाली फेज जो है ना, ये विलियम शेक्सपियर के लिए लर्निंग फेज थी। आई बात समझ? तो इस टाइम जो राइटिंग्स थी, जो राइटिंग क्वालिटीज थी ना शेक्सपियर की, वो मतलब बोस्ट नहीं थी, साउंड नहीं थी, मतलब मैच्योर नहीं थी, ठीक है। तो ये वाली फेज जो है विलियम शेक्सपियर के लिए लर्निंग फेज थी। जब ये लंदन गया, वहां पे जॉन लिली था, उसने इन्फ्लुएंस किया था विलियम शेक्सपियर को। वही बात समझ? आई बात समझ? जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ओरिजिनेटली आई। ओरिजिनेटली का मतलब है कि शेक्सपियर रैंडम था, मतलब इसका कोई भी वो मतलब वो स्टैटिक नहीं था, ये स्टैटिक नहीं था, रैंडम था। बट इससे पहले मैंने पहले आपको बोला कि जब ये लंदन गए, ये वहां पे बिजनेस के चक्कर में पड़ गए, थिएटर्स के चक्कर में पड़ गए, ठीक है। बट सेकंड फेज में इसमें ओरिजिनेटली आई कि नहीं, मुझमें कोई क्वालिटी है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे लिखना है, मुझे मतलब अगर मुझे बिजनेस ही करना है तो मुझे राइटिंग फील्ड में बिजनेस करना है, ठीक है। ओरिजिनेटली इनके मतलब वर्क्स में आई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फेज है। जो थर्ड फेज है ना, थर्ड फेज को गोल्डन फेज क्रिटिक्स ने लिखा है। क्यों इसको थर्ड फेज कहा गया? क्योंकि इस वाली फेज में, थर्ड फेज में, विलियम शेक्सपियर की जितने भी ट्रेजेडीज हैं वो सब इसी फेज में लिखे गए। ये बात, ये अहम पॉइंट है। क्यों लिखे गए? जो ये थर्ड फेज है, इसको गोल्डन फेज क्यों कहा गया, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूं, ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्रिटिक्स का मानना ये भी है कि विलियम शेक्सपियर के घर से बहुत सारों के जनाजे निकले, बहुत सारों की डेथ हुई है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा वो इमोशनल था। जब ये इमोशनल था तो ये भी माना जाता है कि इसने ट्रेजेडीज लिखना शुरू किया। ये बात आप मतलब ज़हन में रखो, कभी-कभी सवाल भी आता है। तो ट्रेजेडीज में क्या है? ट्रेजेडीज में आखिर में, ये तो आप लोगों को पता ही है, डेथ होती है एंड में, लास्ट में, ठीक है, इमोशनल मतलब सीन होता है लास्ट में। तो ये कहा गया कि जितनी भी ट्रेजेडीज इसके हैं, सब ट्रेजेडीज इसी वाली फेज में लिखे गए। बात आई समझ? तो इसमें डार्क साइड जो ह्यूमन बीइंग का है ना, मतलब कि लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं, सफरिंग्स आते हैं, जो इंसान वो मतलब वो परेशानियां देखता है, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह देखता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो ग्लोब थिएटर मतलब उसको आग लग गया, उसमें भी उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसकी वजह से इसको गोल्डन फेज कहा गया, थर्ड वाले फेज को। और फोर्थ फेज में क्या हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। थर्ड वाली फेज में इसने क्या किया विलियम शेक्सपियर ने? बड़ा अजीब बंदा है यार। जब मैं इसके बारे में मतलब जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, मतलब मेरे भेजे से बाहर है, मेरे दिमाग से बाहर है। ये बंदा मतलब सुबह तो ना मुझे क्या था उसमें। इसने क्या किया? इसने कॉमेडीज को ट्रेजेडी से मिक्स करना शुरू किया। अरे कैसे हो सकता है? कॉमेडीज जिसमें हंसाया जाए, ट्रेजेडीज जिसमें लास्ट में दुख होगा, जिसमें दुख होगा उसमें हंसा कहां से जाएगा, उसमें हंसी कहां से आएगी? तो जब इसने ये किया, इसने कॉमेडीज को मिक्स किया था किसके साथ? ट्रेजेडीज के साथ। तो इस एट लास्ट जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट ये आया कि ही लॉस्ट हिज राइटिंग क्वालिटीज। इसकी जो राइटिंग क्वालिटीज थी वो सब लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि इसने कॉमेडीज को ट्रेजेडीज के साथ मिक्स करना शुरू किया था।
और इस वाली एज में इसको फिर क्या मतलब वो राइटिंग क्वालिटी सब खत्म होगी, फिर वापस आ गया। तो ये भी इस वाली फेज में भी ये भी कहा गया कि कुछ क्रिटिक्स ऐसे लिखते हैं, क्रिटिक्स से ड्यू टू सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, डेथ ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, तो वो अपनी राइटिंग्स पे फोकस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने ये सब करना शुरू किया। जब ट्रेजेडीज उसने लिखा तो ट्रेजेडीज की मतलब वो ज्यादा और ज्यादा इमोशनल हुआ करता था। फिर इसने ये कहा कि मैं कॉमेडीज भी इसके साथ मिक्स करूं, ताकि जिस बंदे को मैं ट्रेजेडीज में थोड़ा इमोशनल करूं, उसको मैं थोड़ा मतलब अच्छी से अच्छी खासी फीलिंग भी दूं। सुना ना, अगर आप इंसान मतलब इमोशनल मतलब जब हम इमोशनली किसी के साथ बात करते हैं वो इमोशनल हो ही जाता है, फिर लास्ट में हम उसको जोक वगैरह कहते हैं ताकि ये थोड़ा सा हंसी मारे, ठीक है। तो यही इसने भी किया है, लेकिन ये वाला लिटरेचर की काम है, वो बात है, लेकिन ये लिटरेचर है। तो इसमें ये फेल हो गया विलियम शेक्सपियर, ठीक है। जब ये फेल हो गया तो इसने क्या किया, विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं आपको बताऊं जो इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्स में इनके बारे में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो ये है कि इसने 2 प्लेज में खुद एक्ट किए, मतलब खुद एक कैरेक्टर था। ये बात जानना मतलब क्या, अगर आप इसका प्ले पढ़ोगे एज यू लाइक इट, ये इसकी प्ले है। प्ले में जो आदम है ना, आदम कैरेक्टर इसने खुद रोल किया है प्ले में। किसने? विलियम शेक्सपियर ने, जब इसने एक्ट किया इसको, ठीक है, जब इसने इसको परफॉर्म किया है। जो हैमलेट है, हैमलेट में जो गोस्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो गोस्ट है, गोस्ट को खुद एक्ट किया था किसने? विलियम शेक्सपियर ने, जब इसने इस ड्रामा को परफॉर्म किया। ओके, उसके बाद जो इसके 154 सोनेट्स है ना, इनको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया। जो पहला हिस्सा है द फियर यूथ सोनेट्स, द फियर यूथ सोनेट्स। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये सोनेट्स है ना, फियर यूथ सोनेट्स, सोनेट 1 से लेकर सोनेट 26 तक, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें किसी बंदे का नाम मेंशन नहीं है, और कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जिसको शेक्सपियर ने ये सोनेट डेडिकेट किया है ना, उसके साथ उसको होमोसेक्सुअल रिलेशंस भी थी, लेकिन कोई प्रूफ हमारे पास नहीं, क्रिटिक्स का कहना है, ठीक है। तो ये कहा गया कि जो एक बंदा था शेक्सपियर का, ही हैज डीप फ्रेंडशिप, जिसके साथ उसको बहुत ज्यादा दिली लगाव था, फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम मिस्टर WH है। WH की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये WH उसका नाम था, मिस्टर WH ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। ये उस बंदे का नाम है जिस बंदे को इसने डेडिकेट किया है। कौन से सोनेट? सोनेट 1 से लेकर सोनेट 26 तक। ओके, बताइए समझो। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये हो गया कि जो शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर ने जो इसकी सोनेट्स की जो दूसरी कैटेगरी है, वो कैटेगरी ये है कि जो द डॉग लेडी सोनेट्स हैं, सोनेट 127 से लेकर 152 तक जितने भी सोनेट्स हैं ना, शेक्सपियर ने उनको डेडिकेट किया था मैरी फिटन के लिए। मैरी फिटन एक इटालियन डांसर थी, और जो शेक्सपियर है ना, वो उसको लाइक करता था, वो उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन बेचारा फेल हो गया, नाकाम आशिक है, मोहब्बत फेल हो गया। तो उसने फिर उसके बारे में सोनेट्स लिखना शुरू किया। सोनेट 127 से लेकर 152 तक जितने भी सोनेट्स है ना, उनको डेडिकेट किया गया था मैरी फिटन, जो इटालियन डांसर थी, ठीक है, हुआ क्लियर। जो तीसरा कैटेगरी है वो द ग्रीक सोनेट्स हैं, सोनेट 152 से लेकर 154, ये ग्रीक सोनेट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको, थैंक यू सो मच।